हेलो एवरीवन। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, बट हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड के साथ साथ इंडिपेंडेंट है। यानी कि हमारे देश में जो स्टेट के लॉज हैं प्लस जो सेंटर के लॉज हैं वो हमारे सेम टाइप ऑफ कोर्ट्स ही करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट्स हो गए, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गए। ठीक है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएस इज अ फेडरल कंट्री। तो वहां पे क्या है कि जो स्टेट के लॉज है, जैसे न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क के जो लॉज है वो फेडरल कोर्ट करेगा, और जो पूरे देश के लॉज हैं वो वहां के सेंटर वाले लॉस करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो जनवरी 28 1950 को इनॉग्रेट हुआ था। और क्या कहते हैं, ये आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 में इसका जिक्र है हमारे संविधान में। ठीक है। अब इसकी कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट इसमें 34 जजेस है, जिसको हम 33+1 करके बोलते हैं। ठीक है। जो +1 है, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, प्लस 33 अदर जजेस। तो टोटल कितने बन गए, 34 जजेस बन गए। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि पहले से ही इतने जजेस थे। पहले पहले जब जैसे जैसे काम की जरूरत को देखते हुए देखा गया, तो धीरे धीरे इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया। जैसे ओरिजिनली 8 थे, फिर उसके बाद 10 हुए, फिर 13 हुए, फिर 25 17 हुए, 25 हुए, फिर 30 हुए, फिर अल्टीमेटली अभी 2019 में 33 किए गए। +1 तो आपका क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो अपॉइंटमेंट होता है ये प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द जजेस द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर डन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। अब क्या होता है ना, अगर जैसे किसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है, जैसे अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उनको बनाना है, तो क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अलग जजेस से, जैसे उसे ठीक लगे। ठीक है। ये जरूरी नहीं है। अब जैसे अब डीवाई चंद्रचूड़ जी को सीजीआई बना दिया, अब इनके अलावा जो बाकी 33 जजेस हैं, कोई नए आ रहे हैं कहीं के भी, तब इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन लेना जरूरी है। ठीक है। दी अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स एज इट डीम्स नेसेसरी। The consultation with the chief justice is obligatory in the case of appointment of a judge other than chief justice। ठीक है। अब यहाँ पे कंसल्टेशन के ऊपर ना थोड़ा सा ड्रामा चलते रहा। पहले जब फर्स्ट जजेस केस आया, उसने बोला कि जो कंसल्टेशन है वो सिर्फ कनकरेंस नहीं है, और ये सिर्फ बताता है कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। लेकिन फिर सेकंड जजेस केस आया कि इसमें कंसल्टेशन ही कनकरेंस है। ठीक है। यानी कि द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन द मैटर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ऐसा हुआ था। इसके बाद फिर से थर्ड थर्ड जजेस केस आया कि इसमें टू सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। तो ऐसे करके चलता है। तो यही सिस्टम आज के टाइम पे कोलोजियम सिस्टम कहलाता है। इस टाइम पे अगर सुप्रीम कोर्ट पे किसी को अपॉइंट करना है जज, तो उसमें 5 जजेस होते हैं, 5 सीनियर मोस्ट जजेस। इसमें से एक सीजीआई होगा, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर जजेस। ठीक है। तो ये 5 लोग का एक कोलोजियम है, एक ग्रुप है। यही लोग डिसाइड करेंगे कि किसको हमें सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज लाना है, किसको एलिवेट करना है, किसका प्रमोशन करना है। और यही रिकमेंडेशंस फिर गवर्नमेंट को जाती हैं, जो अल्टीमेटली फिर प्रेसिडेंट के पास जाके वो अपॉइंट करता है। ठीक है। तो इसी चीज पे आजकल काफी न्यूज चल रही है, तो आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है। फिर एक टाइम पे 2014 पे गवर्नमेंट एनजेएसी लेके आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ताकि ये कोलोजियम सिस्टम जो ये है इसको चेंज कर सके। ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए लेके आई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड करार दे दिया अंडर जुडिशियल रिव्यू, कि अब ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ। 50 से लेके 73 तक ये था कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ बनेगा, लेकिन कभी कभी ये बीच में रुक गया है। लेकिन फिर सेकंड जजेस केस में बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया जो सीनियर मोस्ट होगा वो ही आपका क्या होगा, चीफ जस्टिस बनेगा। तो अब तब से लेके हमेशा वो ही रहेगा। जैसे अभी इससे पहले कौन थे आपके, यू ललित थे, वो सीनियर मोस्ट थे। जैसे ही वो रिटायर हुए, फिर सबसे सीनियर मोस्ट कौन बन गए, डीवाई चंद्रचूड़ जी, तो वो है अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे ही इनके बाद जो भी चीफ होंगे, सीनियर होंगे, वो चीफ बन जाएंगे। ठीक है। अब इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशंस क्या है, सबसे पहले तो ये भारत के नागरिक होने चाहिए। अब जो ये दूसरी क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें 3 क्वालिफिकेशंस हैं, इनमें से किसी एक को ये फुलफिल करना चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन ये है कि ये हाई कोर्ट्स में जज रहा हो 5 साल के लिए, कोई भी आदमी। ठीक है।
वो ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल किसी एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, 3 साल किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, 2 साल किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, ऐसे करके भी काउंट किया जा सकता है। बट ओवरऑल अगर आप उसकी टर्म टेन्योर को काउंट करोगे तो मिनिमम 5 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 6 आ रहा है तो ही इज एलिजिबल। फर्स्ट कंडीशन ये है। अगर ये नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये है कि ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 years। यानी कि अगर वो जज ना होके एडवोकेट है तो यहाँ पे वो 5 साल के बदले 10 साल हो सकता है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन है, ये भी या वाली है। ये डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये वाली कंडीशन हाई कोर्ट के लिए नहीं होती है। ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम टेलिंग यू, ये हाई कोर्ट के लिए नहीं होती है। या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब ये है कि ये आदमी को एक नॉलेज होनी चाहिए लॉ की, काफी तगड़ी नॉलेज इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसके लिए कोई मिनिमम एज नहीं बताई गई है, यानी कि कोई 18 साल में भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि वो बन सकता है, क्योंकि मिनिमम एज तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई ही नहीं है। ठीक है, अब ओथ की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई भी जज बनता है तो वो ओथ लेता है पहले प्रेसिडेंट के सामने। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई अदर पर्सन जो उसको अपॉइंट करे, तो ये अपनी ओथ लेगा टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। अब इसकी सैलरीज एंड अलाउंसेस डिटरमाइन करता है कौन? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ठीक है, और ये उनके लगने के बाद उनके डिसएडवांटेज में नहीं आ सकती है। ठीक है, बाकी ये सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इनको 50% ऑफ द लास्ट ऑन सैलरी मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड से इनकी सैलरी आती है, तो ये दे आर नॉट अलाउड टू डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, अब बात करते हैं इनका टेन्योर और रिमूवल कैसे हो सकता है। ठीक है, अब देखो इनका फिक्स टेन्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका क्या है कि 65 ईयर्स जैसे ही होंगे दे विल गेट रिटायर्ड। ठीक है, अगर कोई 64 में लग रहा है, कॉमन सी बात है कि भैया उसको 1 साल का ही तो टाइम है। अगर कोई 62 में लग रहा है उसके पास 3 साल का टाइम है। ठीक है, ऐसे करके है। उसके अलावा ये रिजाइन भी कर सकते हैं बाई राइटिंग टू प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई सा भी जज होगा, चीफ जस्टिस हो या नॉर्मल जज हो, उसको प्रेसिडेंट को ही राइटिंग देना होगा कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई ऑफिस। ठीक है, अगर उसे हटना है तो। तीसरा है, अगर वो उसको हटा दिया जाए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस की, इनको हटाते कैसे हैं, जो ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट के थ्रू हटाया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रेसिडेंट एक इशू करता है रिमूवल ऑर्डर आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। पहले बेसिकली पार्लियामेंट में होगा। अभी पार्लियामेंट में पास होने के लिए भी इसे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। क्या? अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये इसकी वो है क्या, कंडीशन है। इसी तरीके से इसको पास होना पड़ेगा। अब इसके दो ही रिमूवल के ग्राउंड्स हो सकते हैं। पहला है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। ठीक है, अब ये फंडा ये है कि इसको ऐसे निकाला जाता है अगर किसी को निकालना है। ठीक है, अगर या तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी इसका इम्पीचमेंट या इसका रिमूवल की प्रोसेस शुरू हो सकती है। ठीक है, अगर लोकसभा में हो रही है तो 100 लोग पहले साइन करेंगे। अगर राज्यसभा में हो रही है तो पहले 50 लोग साइन करेंगे, डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद ये मोशन की भैया हम इस सो एंड सो पर्सन को हटाना चाहते हैं, तो ये स्पीकर या चेयरमैन जहां पे भी है उसके पास जाएगा, वो एडमिट या रिफ्यूज कर सकता है। अगर एडमिट कर दिया तो फिर जो स्पीकर या चेयरमैन जो भी है, जिस भी सदन में शुरू हुआ है, वहां पे एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी। अब ये 3 मेंबर कमेटी कौन है? पहले होंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दूसरे होंगे कौन से? चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। ठीक है, कहीं के भी हो सकते हैं, 25 है हमारे देश में हाई कोर्ट, तो उनके कहीं के भी चीफ जस्टिस हो सकते हैं। तीसरा है अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, अब अगर लेट से हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटाना है, लेट से हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तब इसमें कोई और जज हो जाएगा, अदर जज ऑफ सुप्रीम। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इन तीनों की कमेटी बनेगी। ये तीनों फिर कमेटी को देखेंगे कि भाई इसने किया क्या है, कैसा है, क्या है, फिर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट पेश करने के बाद ये संसद में जाएगी जिसमें डिस्कशन होगा। डिस्कशन के बाद वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, वहां भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। फिर फाइनली प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें कि भाई उसको रिमूव कर दिया जाए उस पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बस एक बार कोशिश की गई थी जस्टिस वी रामास्वामी के साथ। बट लेकिन इंक्वायरी कमेटी जो 3 मेंबर्स की कमेटी बनती है, उन्होंने देखा कि हाँ इस ही फाउंड हिम ऑफ मिस बिहेवियर, लेकिन उनको हटा नहीं सके क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम पे एब्सटेन कर दिया था वोटिंग से। ठीक है, तो फाइनल उनका नहीं हो पाया था। ठीक है, इम्पीचमेंट।
अब बात करते हैं एक्टिंग, एडॉक एंड रिटायर्ड जजेस। एक्टिंग जजेस वो होते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस बोले तो जैसे अगर लेट से कि किसी भी रीजन की वजह से अगर चीफ ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेकेंट, किसी भी रीजन की वजह से, लेट से ही इज गॉन फॉर सम हिज पर्सनल वर्क और आउट ऑफ द कंट्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या टेम्पररी एब्सेंट है या अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने पे असक्षम है किसी भी रीजन की वजह से, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट एक जज को अपॉइंट कर देगा, बट यूजुअली ही इज द मोस्ट सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। अब बात करते हैं एडॉक जजेस। एडॉक का बेसिकली हिंदी में अर्थ होता है संविदा, यानी कि टेम्पररी, ठीक है। जब लैक ऑफ कोरम होता है, कोरम मतलब कि यार कुछ ज्यादा काम आ गया लेकिन जजेस कम है, लेकिन हमें दिनचर्या तो बढ़ा नहीं आगे ये सुप्रीम कोर्ट की, तो इस केस में क्या करते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी हाई कोर्ट के जज को एडॉक जज बना सकता है, किसी भी हाई कोर्ट के जज को एडॉक जज बना सकता है, ठीक है। तो लेकिन लेकिन ये हाई कोर्ट का ऐसा जज होना चाहिए जिसके अंदर क्वालिफिकेशंस हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। अब अगर ये कोई 2 ही साल से जज बना हुआ है, ठीक है, अब उसकी क्वालिफिकेशन तो यही है ना कि मिनिमम 5 साल का जज होना चाहिए, और एडवोकेट भी उसको 10 साल पूरे नहीं हो रखे, तो ही कैन नॉट बिकम, ठीक है। तो उसे क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा ये भी है कि लेट से कि अगर किसी को ये लेट से कि दिल्ली हाई कोर्ट के किसी जज से बनाया जा रहा है, आपका किसी दिल्ली हाई कोर्ट के जज को एडॉक जज बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, तो वहां पे जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनसे भी कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई हमें इसको लेके जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, ये है जो डिस्कशन होगा, ठीक है। और जब ये आदमी हाई कोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट का जज एडॉक जज बन जाएगा, दिस पर्सन, तो इन्हें सेम प्रिविलेजेस पावर्स सब वगैरह और सैलरीज वगैरह सब सेम मिलेगी एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। अब बात करते हैं रिटायर्ड जज के बारे में। अगर फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के को बोल सकता है कि रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज आप कुछ टाइम के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में एज अ काम कर लो। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज है तो ठीक है भाई, अगर हाई कोर्ट का जज है लेकिन वो हाई कोर्ट से रिटायर है, लेकिन उसको ही बनाएंगे रिटायर्ड जज, बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल हो, बेसिकली क्वालिफिकेशन जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है। अब लेकिन इसमें प्रीवियस कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट का और उस आदमी का भी जिसको आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं सीट एंड प्रोसीजर। दिल्ली दिल्ली है सुप्रीम कोर्ट की सीट, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बट ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑथोराइज करता है कि वो कहीं और पे भी इसकी सीट बना सके। लेट से गवर्नमेंट को लगता है कि यार नागपुर में भी होनी चाहिए, या लेट से कि एनईआर को रिप्रेजेंटेशन के लिए गुवाहाटी में भी एक सीट बना दे, बेसिकली एक ब्रांच कह सकते हैं आप, ठीक है। बट अभी सिर्फ दिल्ली है और कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया हुआ है। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट क्या है, द सुप्रीम कोर्ट कैन विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, कैसे चलेगा क्या चलेगा, ठीक है। अब आर्टिकल 143 डिसाइड करेगा कि बेंच कितनी होगी, एटलीस्ट 5 जजेस की बेंच होगी, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए, जो भी संविधान से रिलेटेड या रेफरेंस आ रहा है तो उसमें 5 जजेस की होगी, और बाकी ज्यादातर केसेस सिंगल या डिवीजन बेंच में हो सकते हैं, जिसमें 2, 1, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे केशवानंदा भारती केस में 13 जजेस की थी, जिसमें 7:6 से आया था, 7 ने दिया था, 6 ने अलग दिया था, ठीक है, ऐसे करके होता है। और ये मेजोरिटी के साथ होता है, जैसे मैंने आपको केशवानंदा भारती केस में बता दिया, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस है सुप्रीम कोर्ट की, सबसे पहला तो है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, इनको अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आफ्टर इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियरी इटसेल्फ, यानी कि इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जब तक 65 के नहीं होंगे नहीं निकाल सकते, अनटिल और अनलेस कुछ अलग चीज हो सकती है, जो इम्पीचमेंट है वो तो अलग ही है, उसके अलावा सिक्योरिटी तो है ही। तीसरा है फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, इन्हें एकदम फिक्स्ड है, अलाउंसेस मिलेंगे, प्रिविलेजेस मिलेंगी एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। चौथा है एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, जो भी जजेस और स्टाफ होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसकी सैलरी, उसका सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किया जाएगा, और वो नॉन वोटेबल होता है, उसे मतलब बेसिकली पास करना ही है बस, हाँ डिस्कस कर सकते हैं। फिफ्थ है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, जैसे इस जज ने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप पार्लियामेंट में डिस्कस, हम एक्सेप्ट अगर उसको हटाने की बात हो रही है तब कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सेवंथ है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है, अगर संविधान की अवहेलना हुई है या संसद के उस उच्च न्यायालय की अवहेलना हुई है, तो उस पर्सन को वो कंटेम्प्ट के लिए उसको पनिश कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना स्टाफ को खुद अपॉइंट करते हैं, जो भी इसमें स्टाफ होंगे ना अपार्ट फ्रॉम जजेस, जो भी होंगे जो कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाएंगे, तो उसको भी ये ही खुद अपॉइंट करते हैं,
ठीक है, इसमें किसी विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव होता है। इसकी जुरिडिक्शन को कर्टेल नहीं किया जा सकता है। ये सेपरेट होता है एग्जीक्यूटिव से। आपको पता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन होते हैं। ये इसका सेपरेशन होता है एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पावर्स और जुरिडिक्शंस। पहला है ओरिजिनल, दूसरा रिट, तीसरा एपेलेट, चौथा एडवाइजरी, पांचवा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, छठा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सेवेंथ है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, एट्थ है अदर पावर। पहले हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन बेसिकली क्या होता है, देखो, अगर सेंटर एक तरफ है वर्सेस स्टेट्स, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन में सेंटर प्लस स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स, स्टेट्स, ठीक है। तीसरी कंडीशन है स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स, ठीक है। यानी कि राज्य एक तरफ, केंद्र एक तरफ, या बहुत सारे राज्य भी हो सकते हैं दूसरी तरफ। एक तरफ राज्य और केंद्र, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा राज्य, एक ही राज्य है। तीसरी तरफ राज्य वर्सेस राज्य, बहुत सारे राज्य वर्सेस बहुत सारे राज्य, ठीक है। इन तीन कंडीशंस में इसमें अगर कोई केस देना होगा तो दैट विल कम अंडर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल है, लेट्स से कि जैसे यूपी और उत्तराखंड के बीच पे किसी चीज को लेके कुछ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, इस चीज को लेके। इसके ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। दूसरा है रिट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। रिट ज्यूरिडिक्शन बोले तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स इशू कर सकता है, जिसको हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, मेंडेमस है, प्रोहिबिशन है, को वारंटो है, सर्शियरी है, ठीक है। बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स के लिए होती है। आर्टिकल 32 के अंदर एम्पावर्ड है सुप्रीम कोर्ट, और ऐसा ही हाई कोर्ट किसके किसके अंदर है, आर्टिकल 226 के अंदर ही रिट्स इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रेट इशू कम होता है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का ज्यादा होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है, और ये फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है एपेलेट जुरिडिक्शन। अगर अपील करनी है, आपको नीचे से ऊपर लेके जानी है अपील, जैसे आपको हाई कोर्ट से संतुष्टि नहीं मिली तो आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर अपील एपेलेट जुरिडिक्शन, ठीक है। चौथा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये उसके पास पावर अंडर आर्टिकल 143 कि ये प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है कि वो ओपिनियन सीख कर सके। पहला है कि ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच इज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज। कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस है जिसमें राष्ट्रपति को लगता है कि अरे वह पूछ लिया जाए, ठीक है। और दूसरी है ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, कन्वेनेंट, एंगेजमेंट, सेनेट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब जो ये वाली है ना, ए वाली, इस वाली कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं है कि वो दे, ठीक है। और लेकिन जो दूसरी वाली कंडीशन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को जरूरी है कि वो अपनी राय, अपनी एडवाइस दे प्रेसिडेंट को। और दोनों ही कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उस राय को माने, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिए हैं, जैसे दिल्ली है, केरला एजुकेशन बिल, बेरूबरी यूनियन, ये सब वगैरह। इन केसेस में प्रेसिडेंट ने 15 डिफरेंसेस मांगे हैं, ठीक है। पांचवा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। जो इसकी सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, और जो इनकी जजमेंट्स हैं वगैरह है, इनको रिकॉर्ड किया जाता है परपेचुअल मेमोरी और टेस्टिमनी के लिए, ठीक है। आप इनको यूज भी कर सकते हो। लेट्स से कि आपका कोई केस है, ठीक है, आप उस केस में लड़ रहे हो, यू आर एडवोकेट और आप लड़ रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ रेफरेंस आ गया कि एक केस 2014 में कभी हो चुका है, ठीक है, तो आप उसका रेफरेंस लेके बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कहा था, ठीक है, इस केस में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके इसके पास पावर टू पनिश भी होती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हमने पढ़ा, 2,000 रुपए और या 6 महीने या उससे ऊपर की भी सजा, या लगभग 6 महीने तक की सजा दे सकता है, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13, ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। जैसे एनजेएसी को इसने नल एंड वॉइड कर दिया था, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। इसके पास पावर है ताकि ये देखे कि हाँ भाई, देश में कहीं अथॉरिटेरियन रूल तो नहीं है या क्या है। अल्ट्रा वायरस मतलब कि वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यादा ही बेकार तो नहीं हो गया है, ठीक है। सेवंथ है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ये द सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ही होता है जो बताएगा कि संविधान में इस चीज का मतलब ये है, समय के साथ भी। जैसे लेट से कि एक बार कह दिया कि ऐसा नहीं है, जैसे प्रियम्बल का एग्जांपल ले लो, ठीक है। पहले बोला कि पार्ट नहीं है, फिर बोला पार्ट है, फिर बोला इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज यही तो है, पहले बोला कि नहीं है, फिर है, फिर है, समय के साथ बताते गए ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अदर पावर्स क्या है इसकी, जैसे डिस्प्यूट्स देखेगा रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और कंडक्ट एंड बिहेवियर देखेगा यूपीएससी का। ये अपनी रिव्यू को जजमेंट कर सकता है, जैसे वही आपको मैंने प्रियम्बल का एग्जांपल बताया, पहले नहीं है, फिर है, फिर है, ठीक है। ये सब है। अब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। पहले होते हैं सीनियर एडवोकेट्स। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, किसी किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेट किए होते हैं।
कोर्ट किसी को भी बता देगा कि यू आर सीनियर एडवोकेट, डिपेंड की उसकी एबिलिटी कैसी है, बाय द ओपिनियन बाय वर्च्यू ऑफ एबिलिटी स्टैंडिंग एट द बार और स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन द लॉ। ठीक है। अब सीनियर एडवोकेट ना विदाउट एनी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में या विदाउट एनी जूनियर किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में पेश नहीं हो सकता, मतलब अपनी दलील पेश नहीं कर सकता। ठीक है। उसके अलावा दूसरे होते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। ये वही होते हैं जो एंटाइटल होते हैं एक मैटर या डॉक्यूमेंट को बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने फाइल करने के लिए। ठीक है। तीसरे होते हैं अदर कोर्ट्स। ये वो होते हैं जिनका नाम किसी भी स्टेट बार काउंसिल में मेंटेन्ड है अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। ठीक है दोस्तों। एंड योर सुप्रीम कोर्ट चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर CDS 1 2023 एग्जामिनेशन। ठीक है। गिव योर बेस्ट। I hope you clear exam. Thank you so much. See you.